हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य सोशल एकेडमी। मैं आर्य गुप्ता। आज हम लोग बात करेंगे समाजीकरण की परिभाषाएं। जानेंगे कि परिभाषाएं समाजीकरण की क्या क्या है, उसको हम लोग कैसे आसानी से याद कर लें। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था समाजीकरण। समाजीकरण क्या है। अब आज हम लोग देखेंगे समाजीकरण की परिभाषाएं। परिभाषाएं मूल रूप से जिस चीज़ के बारे में कोई अगर परिभाषा कही जाती है तो वो उसके बारे में लगभग उसके गुण, धर्म, उद्देश्य के बारे में ज़रूर पता चल जाता है। तो इस तरह से परिभाषाएं से हमें बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। लेकिन अब ये रहा कि परिभाषा तो बहुत सारे समाजशास्त्री, बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे लोगों ने समय समय पर बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। लेकिन अब हम लोगों को उन परिभाषाओं को हम कैसे याद करें। उनकी परिभाषाएं भी इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, सब बहुत ज़्यादा शब्द भी होते हैं उसमें। इस तरह से इन सब की परिभाषाएं याद करना बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं परिभाषा के लिए एक वीडियो बनाऊं, जिससे कि हम लोग समझ सकें परिभाषा मूल रूप से क्या कहना चाह रही है, कौन से समाजशास्त्री, कौन से वैज्ञानिक क्या कहना चाह रहे हैं, उस परिभाषा के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आज देखें कि समाजीकरण की परिभाषा में अकबर महोदय की परिभाषा आती है। वो कहते हैं कि व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। मतलब कि समाजीकरण क्या है, समाज के सामाजिक गुणों को सीखना ही समाजीकरण है। मतलब करण, समाज मतलब समाज के गुण, मूल्य, मान्यताएं, भूमिकाएं, और करण मतलब हो गया सीखना। तो इस तरह से क्या होता है, समाजीकरण की जो परिभाषा है अकबर महोदय के हिसाब से क्या होता है, ये कहते हैं कि व्यक्ति समूह के आदर्श नियम, कोई भी व्यक्ति क्या है जो समाज में रहता है उसके समूह के आदर्श नियमों के अनुरूप अपने आप को व्यवहार करना सीखता है कि उसे कैसा व्यवहार करना है, लोगों के साथ कैसे समन्वय करना है, कैसे अनुकूलन करना है। वही चीज़ यहाँ बताते हैं कि वही चीज़ सीखना क्या है, समाजीकरण है। वही दूसरी तरफ जॉनसन क्या कहते हैं, सामाजिक भूमिकाओं को सीखना, करने योग्य बनना। जब मनुष्य समाज में आता है तो समाज में कई तरह की भूमिकाएं होती हैं। कभी वो पिता बनता है, कभी पुत्र होता है, कभी वो दादा बनता है, किसी ऑफिस में वो अधिकारी होता है, कहीं वो कभी वो किसी क्लब का मेंबर होता है। इस तरह से उसे समाज में कई तरह की भूमिकाओं को सीखना पड़ता है और उसको करना पड़ता है। तो इसी के हिसाब से जॉनसन ने कहा कि सामाजिक भूमिकाओं को करने योग्य, वो सब इन भूमिकाओं को हम कैसे सीखते हैं, समाजीकरण के माध्यम से सीखते हैं इसी चीज़ को। जैसे अब मैं आपको समझाऊं कि जैसे जॉनसन की मुख्य परिभाषा ये है, इनकी कितनी बड़ी परिभाषा है, वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका संपन्न करने में समर्थ बनाता है, समाजीकरण कहलाता है। अब देखिए आप, इनकी कितनी लंबी परिभाषा है, 2 लाइन में परिभाषा है, लेकिन हमें इस परिभाषा से मूल तत्व, ये मूल बातें क्या कहना चाहते हैं, इस बात की बात करते हैं। यहाँ सामाजिक भूमिका की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये मुख्य रूप से सामाजिक भूमिका संपन्न करने में समर्थ बनाता है, समाजीकरण कहलाता है। इस चीज को हम लोगों ने इनसे क्या किया, इनकी मूल बात हम लोगों ने जानी कि जॉनसन महोदय सामाजिक भूमिका की बात करते हैं कि सामाजिक भूमिकाओं को करने योग्य बनना ही समाजीकरण है। तो इस तरह से हम लोग जो परिभाषाएं हैं उससे मूल उनके जो कथन है, मूल वो जो क्या कहना चाह रहे हैं, उस चीज को हम समझ लें तो उनकी परिभाषाओं को याद करने में आसान होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि परीक्षाओं में नेट का ही जीआरएफ का परीक्षा हो या और कोई भी कॉम्पिटिटिव अगर आप एग्जाम देते हैं तो उन परीक्षाओं में क्या होता है कि कभी कभी परिभाषाओं को पूछा जाता है कि ये अमुक परिभाषा किसने दिया था, किस समाजशास्त्री ने ये कथन कहे थे। तो इस तरह से परिभाषाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं पढ़ने के लिए। अब हम देखें कि जॉनसन के हम लोगों ने देखा कि भूमिका के बारे में बात करें, सामाजिक भूमिका को करने योग्य बनाना। ग्रीन महोदय क्या कहते हैं, बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं को प्राप्त कर अपनापन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। मतलब कि बच्चे में जो विकास होता है, व्यक्तित्व, बच्चा जो है सांस्कृतिक विशेषताओं को, जिस समाज में वो रहता है वहाँ के सांस्कृतिक विशेषताओं को अपनाता है और उसके बाद उसका उसमें व्यक्तित्व का विकास होता है, वही समाजीकरण होता है। अग्रीन महोदय की क्या यहाँ हो गई, यहाँ एक बच्चे की बात करते हैं। समाजीकरण का तो निश्चित है कि उससे व्यक्तित्व विकास होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, वो भूमिकाओं को करने योग्य हो जाता है, निभाने योग्य हो जाता है। इस तरह से हर समाजशास्त्री की, हर आपके जो विद्वान हैं उनकी जो परिभाषा है उसका कुछ न कुछ एक
पॉइंट होता है, एक किसी एक दृष्टिकोण से वो बात करते हैं, तो हमें बस उस दृष्टिकोण को पकड़ना है कि वो कौन सा दृष्टिकोण है जिससे इनकी परिभाषा अमुक आदमी की ही है, ये पता चल सके हमें। अब लुंडवर्ग यहाँ कहते हैं कि व्यक्ति और समाज, व्यक्ति गुने समाज में सामाजिक व्यवहार इक्वल टू समाजीकरण। कहते हैं कि व्यक्ति और समाज में जब अंतःक्रिया होती है तो सामाजिक व्यवहार होता है और यही समाजीकरण होता है। देखिए मीड क्या कहते हैं, आई का मी में रूपांतरण ही समाजीकरण है। वो कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह आई के रूप में रहता है और समाज से जब उसका संपर्क होता है तो वो मी में बदल जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, उसके बदलने की प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहते हैं। कूले महोदय कहते हैं स्व और समाज जुड़वा है। समाज क्या है, समाज एक आईने के समान है और जिसमें व्यक्ति अपने आप को देखता है, और इसलिए यहाँ कूले महोदय समाज और स्व को जुड़वा मानते हैं। स्टेसी कहते हैं विकास की प्रक्रिया है, समाजीकरण क्या है, विकास की प्रक्रिया है, प्रभावशाली सदस्य के रूप में कार्य करने योग्य बनाती है। यह मनुष्य को क्या है, कार्य करने योग्य बनाती है, यह एक विकास की प्रक्रिया है। स्टेसी महोदय का ये जो परिभाषा है ये एक बार नेट में आ चुका है, नेट जेआरएफ में, इसलिए ये ध्यान देने की बात है कि ये जो परिभाषाएं हैं कहीं ना कहीं पूछती हैं मिड की और कूले की, हमेशा क्वेश्चंस इससे आते रहते हैं नेट जेआरएफ में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिड, कूले और फ्राइड। इनका समाजीकरण का सिद्धांत है जिसको अब हम लोग आगे देखेंगे कि समाजीकरण के बारे में वो क्या कहते हैं, समाजीकरण कैसे होता है। चलिए अब देखें फ्राइड महोदय, ये कहते हैं इच्छाओं का व्यक्तिगत से सामाजिक में रूपांतरण ही समाजीकरण है। जो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, जो भावनाएं हैं, उनका क्या है, उस सामाजिक रूप जब वो ले लेती है उसे ही समाजीकरण कहते हैं। इसके लिए इन्होंने ईड, ईगो, सुपर ईगो की बात की है, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सामाजिक सिद्धांत जो आता है उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि समाजीकरण के क्या क्या सिद्धांत है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि समाजीकरण की परिभाषाएं क्या है और परिभाषाओं को कैसे शॉर्ट में करना है और शॉर्ट में ये क्या क्या होती हैं। और मुख्य रूप से मैंने उन्हीं परिभाषाओं को यहाँ लिखा है जो नेट जेआरएफ में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, पीजीटी हुआ, नेट हुआ, जेआरएफ हुआ, इन सब में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। अब परिभाषाएं हो गई, अब आगे देखते हैं कि समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण और संस्थाएं, वो कौन कौन सी मुख्य संस्थाएं हैं, जिन्हें एजेंसीज भी बोलते हैं, कि जिनके माध्यम से समाजीकरण की क्रिया होती है। और इसमें इसको दो भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था। प्राथमिक संस्था वो है, इनमें पहले परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, नातेदारी समूह और विवाह, ये 5 चीजें प्राथमिक समूह में आ जाती हैं, मतलब सॉरी प्राथमिक संस्था में। और द्वितीयक में हो जाता है आपको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक। इस तरह से यूं समझे कि जो प्राथमिक संस्था है, जो कूले महोदय ने समूह की जो वर्गीकरण किया है, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, उसी से लगभग मतलब प्रभावित है। ये प्राथमिक संस्था वो है जिनसे मनुष्य सबसे पहले उसके संपर्क में आता है और उससे सीखता है, इसी कारण इसको प्राथमिक संस्था कहते हैं। उसके बाद यह समाज में अन्य चीजों के संपर्क में आता है और अन्य चीजों से वो सीखता है, जिसमें आगे आपको पहले 1 नंबर पे परिवार में क्या है, बच्चे जो होते हैं माता पिता से या अपने जितने भी लोग होते हैं उनसे क्या सीखता है, बच्चों उनकी आज्ञा का पालन करना सीखते हैं, उन परिवार में अनुशासन सीखते हैं, किस तरह से संबोधन करना है, किस तरह से हमारे परंपराएं, रीति रिवाज से परिचित होते हैं। ये क्या होता है कि सबसे पहले वो परिवार के संपर्क में आते हैं, इसलिए इसको 1 नंबर में रखा गया। दूसरी में जब वो होता है क्रीड़ा समूह। क्रीड़ा समूह में क्या होता है कि विभिन्न वर्ग के बच्चे एक साथ मिलते जुलते हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा होती है, वो विभिन्न वर्गों के बच्चों के साथ तालमेल बिठाते हैं, उनसे उनकी चीजों को सीखते हैं। तो इसके बाद से जो क्रीड़ा समूह क्या है वो भी समाजीकरण का एक संस्था है, अभिकरण है। अब तीसरा आ जाता है पड़ोस के माध्यम से बच्चे क्या होता है, पड़ोस में जब बच्चे संपर्क में आते हैं तो इससे सीखते हैं कि क्या समाज में निंदनीय है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इससे उनके व्यक्तित्व में विकास होता है, वो समझते हैं कि नहीं ये अमुक काम गलत है, ये चीज अच्छा है, इस चीज की प्रशंसा लोग कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये काम हमें भी करना चाहिए। इस तरह से उनमें व्यक्तित्व का विकास होता है। उसके बाद आ जाता है नातेदारी समूह, नाना नानी, दादा बुआ, काकी, चाचा चाची, ये सब जो संबंध हैं इनसे क्या होता है कि इनसे बच्चे जो होते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें जो विभिन्न तरह के जो रिश्तेदार हुए, नातेदारी जो समूह है
उससे क्या होता है, वो एक दूसरे को किस तरह से, हमें किसके प्रति कैसा व्यवहार करना है, हमें उनसे कैसे समन्वय स्थापित करना है, इस तरह से इनके माध्यम से इनमें समाजीकरण होता है और व्यक्तित्व का विकास होता है। विवाह के माध्यम से वो क्या होता है, पति पत्नी का उनको भूमिकाएं निभानी होती हैं, आगे चल के वो दादा दादी की भूमिका निभाते हैं और माता पिता की भूमिका निभाते हैं। इस तरह से क्या होता है कि विवाह के माध्यम से वो कई तरह की भूमिकाएं निभाना सीखते हैं। इस तरह से देखा हम लोगों ने कि समाजीकरण में जो प्राथमिक संस्थाएं हैं ये 5 हो गई और द्वितीयक संस्था भी 5 ही है मुख्य रूप से। इसको भी मैंने एक सूत्र बना दिया, आशा सांधारा, ये हमेशा याद रखिएगा, ये आशा सांधारा, ये जो फॉर्मूला है, क्योंकि इसे जब भी आप अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर्स भी अगर आते हैं, जैसे एमए में आते हैं सब्जेक्टिव पेपर्स, बीए में आते हैं, तो उसमें ये बहुत काम आएगा आशा सांधारा। क्योंकि ये ऐसा है कि मान लीजिए कभी पूछे कि किसी चीज का, जैसे आप समझिए औद्योगिकरण का प्रभाव बताइए, समाज पे औद्योगिकरण का प्रभाव बताइए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, समाज को 5 भागों में पहले देखेंगे, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा, धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा। इसी तरह से यहाँ भी क्या है कि द्वितीय संस्था आर्थिक संस्था होती है, आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से बैंक है, आपको जो भी जहाँ भी आप कमाने जाते हैं, सामाजिक संस्थाएं जिस समाज में आप रहते हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, पूजा पाठ रीति रिवाज परंपराएं जो भी हैं जो आप सीखते हैं, सांस्कृतिक होंगे आपकी परंपराएं मूल्य मान्यताएं जो भी हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, मत देना, वोट देना, चुनाव लड़ना इत्यादि जो भी चीजें हैं वो क्या है, इसके माध्यम से भी मनुष्य में स्व का विकास होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, वो समझ पाता है कि समाज में उसे किस तरह का व्यवहार करना है, क्या उचित है, क्या समाज के अनुकूल है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण मनुष्य में वो समाज में सामाजिक प्राणी बनने योग्य बन पाता है, सामाजिक गुणों को सीख पाता है। इस तरह से हमने देखा कि प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था 2 तरह की संस्थाएं हो गई। सामाजिक अभिकरण में आप लोगों ने कहीं कहीं ये ऐसा फिगर देखा होगा राउंड सा, कंफ्यूज मत होइए, बस इसमें ये बताया गया कि व्यक्ति क्या है, केंद्र में है, वो सबसे पहले क्या होता है, परिवार के संपर्क में आता है। तो इससे परिवार क्या है, सामाजिक संस्था के रूप में सबसे पहले परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, नातेदारी समूह, विवाह। उसके बाद से वो अंत में क्या होता है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और व्यवसायिक समूह। व्यवसायिक समूह को मुख्य रूप से किसने ऐड जोड़ा है, द्वितीयक संस्था के रूप में, और मास मीडिया को भी द्वितीयक संस्था के रूप में जानते हैं, लेकिन इसको मुख्य रूप से ये सब सामाजिक में आ सकते हैं। और इस तरह से ये एक बनाया गया है कि किस तरह से व्यक्ति किस किस चरण में कैसे कैसे संपर्क में आता है। पहले परिवार, क्रीड़ा समूह, फिर तीसरे सर्कल में पड़ोस, चौथे में नातेदारी समूह, फिर 5वें विवाह, फिर उसके बाद से वह द्वितीयक संस्था, ये क्या है, ये बन जाते हैं आपके द्वितीयक संस्था है। और यहाँ से लेके आपको यहाँ तक ये क्या है, प्राथमिक संस्था है। ये क्या हो गया, ये 5 आपके प्राथमिक संस्था हो गए, और इसमें जो हो गया ये द्वितीयक संस्था हो गया। इस तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कोर्स के हिसाब से नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, और मैं कोशिश करूँगी कि जितना ज़रूरी है कंपटीशन के हिसाब से जो जो पढ़ना ज़रूरी है उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ बतलाऊँ, ताकि कम समय में आप अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें, अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। अब आगे हम लोग देखें समाजीकरण के प्रकार। समाजीकरण के कितने प्रकार होते हैं। समाजीकरण को मुख्य रूप से पार्सन्स ने समाजीकरण को 2 प्रकार में बांटा है, और ब्रूम और सिल्विक ने भी 2 प्रकार से बताया है। समाजीकरण का पहला पार्सन्स के अनुसार कहते हैं कि समाजीकरण क्या है, 2 प्रकार से होता है, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण। जो प्राथमिक संस्थाओं द्वारा जो समाजीकरण होता है उसे ही प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। जो परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, नातेदारी समूह, विवाह इत्यादि के माध्यम से जो समाजीकरण होता है उसे ही प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं।
और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक इत्यादि के माध्यम से जो समाजीकरण होता है उसे द्वितीयक अर्थात द्वितीयक संस्थाओं द्वारा जो समाजीकरण होता है उसे ही द्वितीयक समाजीकरण कहते हैं। और यही ब्रूक्स-ज़ेविक बताते हैं एक तरह का ये दमनात्मक समाजीकरण, जिसे माता पिता केंद्रित समाजीकरण भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में रिप्रेसिव सोशलाइजेशन कहते हैं। और दूसरा ये बताते हैं सहभागी समाजीकरण अर्थात मतलब संतान केंद्रित समाजीकरण, जिसको पार्टिसिपेट सोशलाइजेशन कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि समाजीकरण के प्रकार मुख्य रूप से जाने जाते हैं, या अधिकतर हम लोग देखते हैं कि समाजीकरण में प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण, ये सब चीज़ें हैं इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। नेट जेआरएफ के हिसाब से मैं इनको काफ़ी शॉर्ट करके पढ़ा रही हूँ, ताकि आप लोग आने वाला जो पेपर है जो जून में होने वाला है संभवतः हो जाए। कोरोना की वजह से डेट तो आगे बढ़ रहे हैं सारे एग्जामिनेशंस के, अभी तो डेट क्लियर नहीं है, सारे जो पहले के डेट थे वो रद्द किए जा चुके हैं। लेकिन जब तक नए डेट नहीं आते हैं तब तक हमें अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि हम लोग इस बार तो नेट जेआरएफ निश्चित रूप से लेकर रहेंगे। धन्यवाद।